अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान, किस्त नंबर 8। वो चलती चलती सुल्तान के हमरा तुर्की के सबसे मशहूर जगह खड़ी थी और वो जगह थी गलाटा टावर। गलाटा टावर के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि ये कदीम इमारत है जिसमें रोमांसिक फ़न तामीर की बाक़ियात मौजूद है। गलाटा टावर की तारीख़ 507 से 508 AD में शुरू होती है, जब इसे असल में बाज़तीनी शहंशाह जस्टिनियानुस ने एक वॉच टावर के तौर पर तामीर किया था। 1348 से 1349 में कुस्तुनतुनिया के गलाटा हिस्से में जेनुइस कॉलोनी के क़याम के बाद, जैसा कि हम देखते हैं, इमारत रोमांसिक तर्ज में तामीर की गई थी। एक ऊंची इमारतों से बनी गली में जहां लोगों का रश कदर ज़्यादा था, वह बिल्कुल अपने सामने बड़ा सा वो टावर देखकर ईशा ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देखा। वाह, कितना खूबसूरत है। चलो। वो चलती उसके हमरा टावर के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वहाँ तरह तरह के लोग, कपल और हर तरह के गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे जो कि टावर के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 मिनट यहाँ रुको, मैं आता हूँ। उसे खाली जगह पर खड़ा किए वहाँ से जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? वो सामने, वहाँ से टिकट लेना है। टिकट किस लिए? तुम्हें वहाँ टावर के अंदर नहीं जाना क्या? सुल्तान ने पैंट की जेबों में हाथ डाले पूछा। क्या हम वहाँ अंदर भी जाएंगे? वो खुशी से बोली। हाँ, अगर तुम मुझे टिकट लेने दो तो। ओह ओके, वो ज़बान को दांतों तले दबाते बोली। सुल्तान चलता हुआ कुछ फासले पर बनी एक ट्रेन नुमा छोटी सी लाल रंग की बस के करीब गया, जो कि एक ट्राम थी, जो कि वहाँ का टिकट पॉइंट था। ईशा वहाँ खड़ी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। वहाँ बहुत से लोग थे, कुछ तुर्की के रहायशी तो कुछ गैर मुल्की, जो यहाँ टावर का दीदार करने जमा थे। वह हाथ में मोबाइल थामे इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद कर रही थी। चलो। सुल्तान उसे चलने का कह के आगे बढ़ा ही था कि ईशा ने इसका बाजू थाम लिया। 1 मिनट रुको तो। किस लिए? मेरे एक पिक बना दोगे प्लीज़? वो मोबाइल उसकी तरफ किए मासूम से अंदाज में कह रही थी। सुल्तान ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाई। अब सुल्तान के लिए यही काम तो रह गया था। वो उसे मोबाइल पकड़ाती कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। वो हाथ में मोबाइल थामे ये सोच रहा था कि ये लड़की अब इससे और क्या क्या करवाएगी। एक पिक लेने के बाद सुल्तान फिर से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो चेक कर रहा हो कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। ये लो, और अब चलो। वो इसे कुछ और कहने का मौका दिए बगैर वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाता चल दिया। वो दोनों टावर के अंदर जाने के रास्ते पर बने लोगों की लाइन में खड़े थे। सुल्तान चाहता तो पहली फुर्सत में ही बगैर किसी टिकट और बगैर किसी लाइन के अंदर जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। न जाने क्यों, मगर आज इस लड़की के साथ वो बस एक आम आदमी बनकर पुरसकून कुछ पल सुकून के गुजारना चाहता था, बगैर किसी सिफारिश या बिना किसी पावर के। अंदर जाने के रास्ते पर लोगों की काफ़ी लाइन थी और काफ़ी लोग दूसरे के अंदर लगते लाइन में खड़े थे। सुल्तान को वहाँ खड़े होने में उलझन तो हो रही थी, मगर वो उलझन अपने सामने खड़ी इस प्यारी सी मुस्कुराहट को देखते ही दूर हो जाती थी। ईशा के सारा आगे कुछ नौजवान खड़े थे, जो कि अजीब सी शक्ल बनाए ईशा की तरफ गौर गौर से देख रहे थे। सुल्तान ने एक चटकती निगाह इन दोनों पर दौड़ाई, पर वो बिना ध्यान दिए ताका झाकी में मसरूफ़ थे। ईशा का चेहरा बिल्कुल सामने था और वो दोनों इसे अच्छी तरह से देख सकते थे। थोड़ी इस तरफ खड़ी हो जाओ। सुल्तान ने उसे बाजू से पकड़कर धीरे से उसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ? ईशा ने आंखें फैलाए उसकी जानिब देखा। वहाँ आगे काफ़ी लोग हैं, किसी में लग जाओगी। सुल्तान ने माथे पर शिकने लिए बगौर उसे देखते कहा। ओके। वो जो आंखें फैलाई खड़ी थी एकदम गड़बड़ाती हुई एक साइड पर देखने लगी। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती थी लोग ईशा के नज़दीक आ जाते। सुल्तान ने उसे अपने करीब साइड पर करते अपना एक बाजू साइड पर लगी रेलिंग पर रख दिया। पहले तो उसने गौर नहीं किया, जब फिर अपने पास से गुजरते लोगों को एक दूसरे में लगते देखा तो अपनी तरफ देखा। वो मुकम्मल तौर पर सुल्तान के बाजू के हाले में खड़ी थी। सुल्तान ने इस तरह उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए थे कि ना तो वो खुद उससे टच हो रहा था, ना कोई दूसरा इंसान ईशा से टच हो सकता था। वो सुल्तान के चेहरे की तरफ देखते धीरे से मुस्कुरा दी। वो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई गलत निगाह से उसे देखे और ना ही कोई बिना वजह से टच करे। वो इसके मजबूत हिसार में हमेशा की तरह खुद को बहुत महसूस कर रही थी। कुछ देर इंतज़ार के बाद वो दोनों हॉल में एंटर हुए, जहाँ अंदर जाने के लिए बहुत तंग सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लेफ़्ट राइट साइड पर सुरंगों की तरह खुली खुली जगह बनी हुई थी
और हर एक जगह पर वहाँ के कदीम तरस के आर्ट पीसीज और कदीम तस्वीरें करीने से सजाई गई थी। ईशा हर एक चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। उनमें से काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ चुकी थी और अब वो इन्हें अपने सामने देखकर खुशी से निहाल हो रही थी। यहाँ कितनी पुरानी चीज़ें हैं ना। और ये देखो, ये बाउल, ये कितना पुराना है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। वो एक मिट्टी से बने बाउल को देखते हुए बोली, जिस पर बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन बना हुआ था। गलाटा टावर के अंदर ग्रीन तर्ज की चीज़ों की एक भरपूर कलेक्शन थी और वहाँ जगह जगह रिफ़्रेशमेंट के लिए छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई थी। वो जिस भी चीज़ को देखती खुशी से निहाल हो जाती। सुल्तान उसके साथ खड़ा उसके चेहरे के बदलते हर सावियों को बहुत गौर से देख रहा था। कभी मुस्कुराती, कभी खुश होती तो कभी हैरान, और धीरे से मुस्कुराता चीज़ों को कम और इस पागल सी लड़की को ज़्यादा देख रहा था। वो जहाँ भी जाती सुल्तान अपने पैंट की जेबों में हाथ डालता, इसके पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ चलता चला। चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो चलता हुआ एक जगह लगी ब्लैक कलर की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। ईशा उसके पीछे चलती एक खुली जगह पर आई, जहाँ कुछ फासले पर गलाटा टावर की सबसे ऊंचाई पर लगी ओट रेलिंग थी। वहाँ से पूरे तुर्की का नज़ारा बआसानी देखा जा सकता था। वो चलता हुआ रेलिंग के करीब आया। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। बहुत से लोग वहाँ खड़े तस्वीरें टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ थे। वो इसलिए एक कोने की तरफ बढ़ा, जहाँ खड़ा होने के लिए थोड़ी सी जगह थी। ईशा रेलिंग के करीब खड़ी इस नज़ारे को खुशी से महसूस कर मुस्कुराते हुए देख रही थी। वाह, कितना खूबसूरत सीन है ना। वो देखो वहाँ। वो अपनी लेफ़्ट साइड पर समंदर की तरफ इशारा करते हुए बोली, सो ब्यूटीफुल। सुल्तान उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। इतने में वही दो लड़के चलते हुए उस जगह पर आए। ईशा सुल्तान से कुछ फासले पर खड़े थी, मगर इन दो लड़कों को इसकी तरफ आते देखकर वो मजबूत कदम उठाता उसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ और अपने दोनों बाजुओं को दोनों तरफ से रेलिंग पर रख चुका था। वो ईशा के बिल्कुल करीब था, मगर इससे इतने फासले पर था कि वो इसे टच नहीं हो रहा था। उसने पहले हैरानी से मुड़कर सुल्तान की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर वही गुस्सा देखकर अपने साइड पर देखा, जहाँ वही दोनों लड़के अपने मोबाइल में तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थे। वो कुछ समझते हुए फिर से सामने की तरफ मुतवज्जो हुई और तस्वीरें बनाने लगी। इस ऊंचाई पर तेज़ हवा के इस नाजुक वजूद को हिलाती हुई गुजर रही थी और वो अपनी दोनों बाहें हवा में फैलाए आंखें मूंदे इस हवा को महसूस कर रही थी। सुल्तान हुसैन हनूज इसी पोजीशन में उसके गिर्द दोनों बाजू रेलिंग पर रखे खड़ा था, मगर तेज़ हवा से इसकी पोनीटेल में से उड़ती हुई लटें सुल्तान के चेहरे पर फैल रही थी। इस लम्हे सुल्तान को इसके लंबे ब्राउन बालों से लगाव हो गया था। वह हवा में लहराते उसके चेहरे को मुकम्मल ढांपे हुए थे। सुल्तान एक पल को सब भुलाया आंखें मूंदे इसके बालों से उड़ती खूबसूरत महक को महसूस कर रहा था। वह इस लम्हे भूल चुका था कि वो क्या है। वह इस लम्हे अब्दुर बन चुका था और सुल्तान उससे दूर जा चुका था। कुछ पल इसी खुशबू को महसूस करते हुए सुल्तान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन को एक साइड में रोड़कर सीधा करते हुए वापस अपनी इसी हालत में आ चुका था। चले, वह झुककर इसके कान में धीरे से कहता, ईशा की पूरे वजूद में कपकपाहट सी दोहरा गया और वह गड़बड़ाते हुए उसके हिसार से निकलती एक साइड पर हुई थी। हाँ चलते हैं, चलो इस तरफ चलते हैं, वह गड़बड़ाते हुए बोल रही थी और सुल्तान उसकी गड़बड़ाहट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वह मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। गलाटा टावर को मुकम्मल देखने के बाद वो दोनों एग्जिट से बाहर की तरफ आ रहे थे। बाहर निकलते एक साइड पर बनी कुछ सीढ़ियाँ उतरते सुल्तान के फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन निकाल कर चेक करता इधर उधर देखने लगा। 1 मिनट यहाँ रुको, वो कहता उससे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। ईशा वहाँ खड़ी उस आसपास का जायज़ा ले रही थी, तब पास खड़ी एक लड़की उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम अभी अभी बाहर आई हो? ईशा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, जो कि एक दरमियाने कद की सफ़ेद रंगत की लड़की थी। हाँ, मैं अभी भी बाहर आई हूँ। मेरा शौहर वहाँ से कुछ सामान लेने गया है। ईशा ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। मुबारक हो, वो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो किस लिए? ईशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम यहाँ किसी के साथ आई हो? हाँ, वो मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं उसके साथ आई हूँ। ईशा ने सुल्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी तो मैं मुबारक दे रही हूँ। मुबारक किस बात की? अल्लाह पाक तुम दोनों के नसीब अच्छे करे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो। वो लड़की मुस्कुराते हुए ईशा को दुआ दे रही थी, जबकि ईशा सवालिया अंदाज से उसे देख रही थी। तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि यहाँ इस टावर में जो भी कपल साथ जाता है, मुस्तकबिल में इन दोनों की शादी होती है। यही तो ख़ास बात है इस टावर की। क्या? ईशा ने हैरानी से इस लड़की की तरफ देखा, जो न जाने क्या कह रही थी। हाँ, तुम चाहो तो इस बारे में इंटरनेट से देख सकती हो। वैसे तुम्हारा होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत है। वो लड़की सुल्तान की तरफ देखते हुए एक शरीर से मुस्कुराहट लिए ईशा से कह रही थी।
ईशा ने एक नज़र कुछ फासले पर खड़े एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाए पूरे शांत से खड़े इस मशहूर शहजादे को देखा, जो वाकई बहुत खूबसूरत था कि कोई भी लड़की पहली नज़र में इस पर फिदा हो सकती थी। एक तो इस कमबख्त पर ब्लैक कलर जचता भी बहुत था। ईशा ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देखा तो उस लड़की ने ईशा को शरारत से एक कोहनी मारी। इस वक्त उसे उस लड़की की गलतफहमी दूर करना कुछ मुनासिब नहीं लगा। उसे नहीं बता सकती थी कि वो सिर्फ इसका दोस्त है, पर इस लड़की के मुताबिक तो इसकी बात ठीक ही थी। वो चाहे इसका दोस्त था, मगर इसके हमरा टावर घूम कर आई थी तो उस लड़की को कहना गलत कुछ मुनासिब नहीं लगा। इतने में इस लड़की का शौहर हाथ में कुछ खाने की चीज़ें पकड़ा चलता हुआ करीब आया तो वो लड़की ईशा को अलविदा कहती वहाँ से चली गई। इसके जाते ही सुल्तान लंबे लंबे कदम उठाता जो ही ईशा के करीब आया तो उसके हार्ट की एक बीट मिस हुई। सुल्तान की वो खूबसूरत खुशबू ईशा को हमेशा से ही बहुत पसंद थी, मगर इस लड़की के कहे गए अल्फाज से ईशा को एक अलग ही एहसास हुआ। चलो, वो इससे कुछ फासले पर चलती हुई जा रही थी। क्या ये बात सच है? क्या वाकई ऐसा है? अगर ये बात सच हुई तो क्या उसे ये पता होगी? वह सुल्तान की तरफ देखते ही दिल में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। आज इस खड़ूस शख्स के साथ उसने बहुत सारी खूबसूरत जगह देखी थी। वो नहीं जानती थी कि इसका तुर्की इतना खूबसूरत है। हालांकि वो तुर्की से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मगर वो यहीं पली बढ़ी थी, तो यहाँ के रवाज और कवायद ज़वाबित से खूब वाकिफ़ थी। शाम धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी, हर तरफ रोशनियों का बसेरा बढ़ रहा था। सड़कों के किनारे पर बनी दुकानों में लगी रंग बिरंगी लाइटें माहौल को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी और वो इसके हमरा सड़क पर चलती जा रही थी। पर सारा दिन पैदल चलने की वजह से अब वो थक गई थी और सुबह के मुकाबले में बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत मशहूर जगह, सुल्तान ने चलते चलते जवाब दिया। क्या हम ट्राम में जा सकते हैं? ईशा ने थोड़े बोझल लहजे में कहा तो सुल्तान कदमों के बल घूमकर इसके रूबरू रुका। क्यों? तुम्हें तो पैदल चलना बहुत पसंद है ना? बकौल तुम्हारे हम हर चीज़ को करीब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो वापस चलते चलते बोल रहा था। वो देखो, वो सड़क है और वो कितने सारे लोग, और वहाँ देखो, वो वहाँ एक बेंच लगा हुआ है। वो हाथ से चीज़ों की तरफ इशारा करता उसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। ईशा ने आंखें सुकेड़ते हुए उसकी जानिब देखा। हाँ तो, मुझे पसंद है पैदल चलना और मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ चल सकती हूँ। ये कहते हुए उसके करीब से गुजरते अपनी पोनीटेल को झटक कर इससे एक कदम आगे चलने लगी। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। चलते चलते वो गए छोटी मगर तुर्की की सबसे मशहूर प्लेस की तरफ जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ तो? ईशा ने फिर से पूछा। हाफिज़ मुस्तफ़ा, सुल्तान ने मजबूत आवाज़ में जवाब दिया। ईशा ने पहले कभी हाफिज़ मुस्तफ़ा के बारे में सुना था, मगर कभी देखा नहीं था। वो चलते चलते एक छोटी मगर बहुत खूबसूरत जगह के बाहर खड़े थे। कहने को तो हाफिज़ मुस्तफ़ा तुर्की का सबसे मशहूर स्वीट और चाय का पॉइंट था, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। ना कोई ज़्यादा तामझाम, एक सादा सी कदीम दौर की वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अंदर दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर बने काउंटर पर खड़े आदमी ने सुल्तान की तरफ देखते ही आजिज़ी से गर्दन झुकाते सलाम किया, जिसके जवाब में सुल्तान ने उसे हल्का सा इशारा किया तो वो आदमी बिजली की तेज़ी से सामने बड़ी एक छोटी सी लोगों की लाइन के करीब गया और कुछ ही देर बाद वापस आया और इस जगह खड़ा हो गया। चलो, अंदर चलते हैं। सुल्तान ईशा को इशारा करते अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर वहाँ खड़े लोगों को वो देख रही थी जो लाइन में खड़े अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हम यहाँ नहीं रुकेंगे? ईशा ने लाइन की तरफ इशारा करते सुल्तान से पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, चलो। सुनते वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेफ्ट साइड पर बनी हुई बड़ी बड़ी शीशे की अलमारियों में तरह तरह की मिठाइयाँ करीने से सेट की गई थी। मिठाइयों की इतनी ज़्यादा वैरायटी देखकर वो हैरान हो रही थी। वो दोनों चलते चलते एक कुशादा हाल में दाखिल हुए जहाँ पर सोफ़े और कुर्सियाँ एक तर्ज में सेट की गई थी। सोफ़ों की पोशिश सुर्ख रंग की थी। एक तरफ सोफ़े और दूसरी तरफ कुर्सियाँ नहायत उम्दा तरीके से सजाई गई थी। हाफिज़ मुस्तफ़ा का अंदरूनी मंजर कदीम तर्ज का था। दीवारों पर पुराने दौर की तस्वीरें आवेज़ा थीं और हाल के तो वस्त में नहायत खूबसूरत फानूस हाल की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। वह कोने में लगे सोफ़े की तरफ बढ़े। सुल्तान टांग पर टांग रखे किसी बादशाह की तरह बैठा बहुत पुरकशिश लग रहा था। ईशा इसके सामने बैठे चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। ये जगह काफ़ी पुरानी तर्ज से बनाई गई थी, मगर है खूबसूरत। मैंने सुना था इस जगह के बारे में, पर यह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो इधर उधर देखते हुए बोल रही थी, जबकि सुल्तान टांग पर टांग रखे कोहनी को घुटने पर रखे अपने हाथ की उंगली से अपनी बियर्ड को छूता बहुत गौर गौर से ईशा की तरफ देखने में मसरूफ़ था, और वो इसकी नज़रों से बचने के लिए उसे नज़रअंदाज किए इधर उधर देख रही थी। कितने में वहाँ की मशहूर चाय और साथ में अनगिनत लवाजमात एक बेरे ने पेश किए।
सुल्तान ने गर्दन धीरे से हिलाते उसे मुखातिब किया और इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया। कहते हैं कि अगर तुर्की आए और हाफिज मुस्तफ़ा की चाय मिठाई न खाई तो तुर्की का टूर अधूरा रह गया, जो कि सच था। उसके पैदल घूमने की जिद तो कर ली थी, मगर उसे वह बहुत थकावट हो रही थी, जो कि उसके चेहरे से साफ नुमायां हो रही थी। और सुल्तान उसकी थकावट से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहा था। वह दोनों हाफिज मुस्तफ़ा से निकले तो काफ़ी रात हो चुकी थी और अब ईशा से मज़ीद चलना मुहाल हो रहा था, मगर वो फिर से कहकर इस शख्स को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो इसका मजाक उड़ाए। सो वो बोझल कदमों से चलने लगी। सुल्तान को अब इस पर हंसी आ रही थी। उसे मज़ीद तंग करना चाहता था, मगर इसके मासूम चेहरे पर थकन देखकर अपने मंसूबे को फिर कभी सरअंजाम देने का सोच गया। थोड़ा चलने के बाद सुल्तान अब इससे लिए करीब ही बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा और वो सोच रही थी कि यहाँ पार्क तो नहीं की, यहाँ कैसे आ गई। मगर अब इसमें मज़ीद सवाल का जवाब करने की हिम्मत नहीं थी। सो वो कार के अंदर बैठते ही कुर्सी उसकी सीट से पुश लगाकर आंखें मूंद गई। सुल्तान नाव में गर्दन हिलाता ड्राइविंग करता बार बार उसे देख रहा था, जो शायद सो गई थी। घर के बाहर आहिस्ता से गाड़ी रोककर वो उसे बगौर देख रहा था, जिसका शायद आज उठने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी सीट को थोड़ा पीछे किए दोनों बाजुओं को सर की बैक साइड पर टेके एक गहरी सांस भर गया। कितना ही कुछ आज उसने महसूस किया था, मगर वो इन एहसासात को सोचना नहीं चाहता था। सो आंखें मूंद ली। अब्दुल आंखें बंद किए उसे मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोलने पर वो उसे गौर गौर से देख रही थी। बहुत शुक्रिया। वो किस लिए? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ अपनी आंखों से देखा, जो कभी मैंने किताबों में पढ़ा था। तुमने आज सारा दिन मेरा ख्याल रखा और शायद मैंने तुम्हें थका दिया। ऐसी बात है? ज़रा देखो तो, कौन थका? सुल्तान ने दोनों आईब्रो उठाते हुए उसकी जानिब देखा। तो बताओ, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? ईशा हाथ बांधे उससे पूछ रही थी। किसके बदले में? किसके बदले में? भाई तुमने मुझे इतना घुमाया तो बदले में मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुस्कुराते कितना प्यारा लगता है खड़ूस कहीं का। उसे देखते ही दिल ही दिल में सोच रही थी, बताओ क्या चाहिए? बस मुस्कुरा दो। सुल्तान ने बगौर उसकी तरफ देखते कहा, जिस पर उसकी वो मासूम सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, कहती वो सीधी होकर बैठ गई। मतलब पहले बुरा था? मैंने ऐसा कब कहा? बस कभी कभी रूड हो जाते हो, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। वो अपने बालों में हाथ फेरते यकटुक उसे देख रहा था। अच्छा अब चलती हूँ और तुम थोड़ा स्लो ड्राइव किया करो। वो किस लिए? किस लिए मतलब? तुम्हें डर नहीं लगता? डर किससे? अगर कुछ हो जाए तो? वो इसके जवाब पर अपने ही सर में चप्पत लगा गई। ठीक है, ध्यान से जाना। अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया। वो कहती मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चलती और वह हमेशा की तरह उसे दूर जाता हुआ देखता रहा। कितना ही कुछ आज उसने महसूस किया था। वो खुशबू, इसके बाल, वो अलग एहसास था। अजीब मगर खूबसूरत। बेड पर चित लेटे वो बार बार उसके बालों की खुशबू का महसूस कर रहा था। सुल्तान को पहले कभी इतना अजीब एहसास नहीं हुआ, मगर कुछ तो शाह था उसके बालों में। वो महसूस किए बिना नहीं रह सका। जो भी था, मगर उसे उसके बालों से लगाव हो गया था। अब वो इससे नाराज़ नहीं थी। ये सोचते सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। वो मुस्कुराहट जो ईशा की इस ज़िंदगी में आने से पहले कभी उसके पास मंडलाती थी। वो बहुत मुस्कुराने लगा था। वो नाजुक से परी तो इन्हीं पलों में कैद होकर रह गई थी, जिन पलों में वो उसके साथ था। ऊपर से इस लड़की की बात उसके जहन में बार बार घूम रही थी। क्या वाकई ये सच है? ये सोचते अपने मोबाइल ऑन किया और देखने लगी, मगर जो वो इंटरनेट पर इस तहरीर को पढ़ती गई, इसकी आंखें मज़ीद फैलती गई। इस्तांबुल में ग्लाटर टावर एक रोमानवी अफसाने से मुंसलिक है। जो जोड़े पहली बार एक साथ टावर पर चढ़ते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल किया जाता है कि वो शादी करना चाहते हैं। हालांकि कुछ विजन इसके बरक्स बताते हैं, और अगर दोनों में से कोई पहले चढ़ चुका तो जादू टूट जाता है। A popular belief is that if a couple climbs the ladder tower together for the first time, they are destined to get married. वो हैरानी से इस तहरीर को पढ़ रही थी। मोबाइल एक साइड पर रखते ही उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और गिरने के अंदाज में बेड पर लेटी। वो मुस्कुरा रही थी। वो अपने अंदर वो खूबसूरत जज्बा महसूस कर रही थी। मोहब्बत कदीम गुलाबों की खुशबू की मानंद है, जो इंसान की रूह तक को अपनी कस्तूरी खुशबू से महका देती है। जो एक दफ़ा उसकी खुशबू का हादी हो गया, वो कभी उसके खूबसूरत गुलाबों के बने बाग से बाहर नहीं निकल सकता है। ये बाग खूबसूरत तो होता है, मगर हर फूल के साथ खारदार कांटे नस्ब होते हैं, जो छूने वालों को जख्मी भी करते हैं और मरहम भी देते हैं।
वो इस खूबसूरत खुशबू को महसूस करती आज बहुत कुछ जान गई थी, मगर वो नन्ही सी जान आने वाली बेरहम और सख्त आजमाइशों से नावाकिफ थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मज़ीद तुम ये सब नहीं कर सकते? क्या तुम भूल गए हो तुम क्या थे? मैंने तुम्हें बनाया और तुम मुझे इनकार कर रहे हो? अहमद जहांगीर गुस्से की हालत में इब्राहिम से मुखातिब थे। मैं बहुत थक चुका हूँ अहमद लाला, अब मुझ में और सकत नहीं है। इब्राहिम दोनों हाथ बांधे किसी मुजरिम की तरह अपनी जान का साबब बनी इस नौकरी से आज़ादी चाहते थे, उसकी आज़ादी चाहने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये थकन और अजियत तुम खुद अपने गले में डाली है और अब तुम इससे भाग नहीं सकते। जाओ और जाकर मेरे लिए नया शिकार ढूंढो, और इस दफ़ा अगर तुमने देर की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अहमद जहांगीर ने धाड़ते हुए कहा। इब्राहिम ने अपना सुस्त वजूद घसीटता हुआ वहाँ से चल दिया। वो जानता था कि अब इस जंगल से छुटकारा पाना इसके बस में नहीं है, मगर वो एक नाकाम कोशिश कर चुका था। वो चलता हुआ खाली सड़क के किनारे बैठ गया। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जिसका वो कभी अभी असाला नहीं कर सकता था, वो गलती दिन रात उसे शर्मिंदा करती, उसके वजूद को एक गलाजत से भरा एहसास दिलाती। वो चाहकर भी इस गलती को ठीक नहीं कर सकता था, मगर इसकी बेटी, वो बस उसे एक दफ़ा देखना चाहता था। ए अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इतना कि मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए भी शर्मिंदगी होती है। मैं बस एक दफ़ा अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, बस एक दफ़ा, चाहे दूर से ही, मगर मैं उसे एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा देखना चाहता हूँ या रब। वो सड़क के किनारे बैठा दोनों हाथ जोड़े आंसुओं से तर चेहरा लिए अपने रब से फरियाद कर रहा था। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची? रोते रोते आंसुओं से उसकी कमीज़ के दामन में जज्ब हो रहे थे। इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना। जब तमाम आज़ाइशें और खुशियाँ उसकी झोली में होती हैं तो वो मुंह फिर कर नाशुक्री करता है, मगर उम्र के इस हिस्से में जब वो अपनी की गई गलतियों का असाला नहीं कर सकता, वो अपने रब से माफ़ी मांग की तलब रखता है, मगर तब वो बेबस होता है, तब उसके हाथ खाली होते हैं, तब वो चाहकर भी वो सब नहीं ला सकता जिसको वो धुतकार चुका होता है। तब बस शर्मिंदगी, एहसास नदामत और खाली हाथों के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। क्यों हम शुक्र नहीं करते? क्यों हम मज़ीद की तलाश में मौजूदा को फरामोश कर देते हैं? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़ात देती है वो छीन लेने की भी ताकत रखती है? इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है और बड़ा ही जल्दबाज है, क्योंकि वो जल्दबाजी में बनाया गया है। अब बस भी करो मरवा, मैं थक गई हूँ बैठ बैठ कर। और कितने ट्रीटमेंट करवाओगी? वो रॉकिंग चेयर पर बैठी, टांगों को सामने की तरफ फैलाए, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए बड़ी बेजारी से बोल रही थी। अरे बस ये वाला मास्क लास्ट है, इसके बाद बस हेयर कटिंग रह गई और बस। नहीं 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 नहीं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, कभी नहीं। मरवा की बात सुनते वो आराम से लेटी हुई एकदम से उठ बैठी। अरे आराम से लेटी रहो और कम बोलो, वरना चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। क्या मुसीबत है? हंसो मत, कम बोलो, हिलो मत। कितना जुल्म होता है यहाँ पार्लर में। वो बेजार सी शक्ल बनाए शिकायत कर रही थी। हाँ भाई, जुल्म तो होता है, मगर इस जुल्म के बाद जो इंसान बनकर निकलता है ना, वो फिर देखने के लायक होता है। मरवा अपनी नेल्स पर नेल पॉलिश लगवाती हंसते हुए बोल रही थी। हाँ हाँ, असली सूरत को नकली में जो बदल देते तो इंसान अलग ही निकलता है ना। वो मरवा की बात सुनती चेहरे को संजीदा बनाए बस लब हिलाती बोल रही थी। मरवा को इसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। पार्लर गर्ल इन दोनों सरफिरी लड़कियों को बहुत देख रही थी, जिनमें एक तो मॉडर्न थी, मगर एक को तो पार्लर का नाम तक नहीं पता था। वैसे मैंने पहली लड़की देखी है जो आज से पहले कभी पार्लर नहीं गई। पार्लर गर्ल ईशा की तरफ देखते हैरानी से बोली। अरे भाई, पार्लर तो दूर की बात है, ये मैदाम तो घर से बाहर भी अब निकलना शुरू हुई हैं। वैसे इन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा भी नहीं है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पार्लर गर्ल ने ईशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये तो है, मेरी दोस्त है ही इतनी प्यारी, बस थोड़ी सी स्टाइलिंग की ज़रूरत है। मरवा, मैं बाल किसी सूरत नहीं कटवाऊंगी, सुना तुमने? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से। यूँ देखो, नीचे से थोड़े से रफ हो रहे हैं, बस यही, ज़्यादा नहीं। मरवा इसके लंबे बालों को हाथ में थामे पार्लर गर्ल को इशारा करती एक साइड पर हो गई। 4 घंटों की मेहनत के बाद जब इसने खुद को आईने में देखा तो कुछ पल देखती ही रह गई। वह वही थी, मगर निखर गई थी। मगर जो ही इसकी नज़र अपने बालों पर गई, मरवा की बच्ची, मैंने तुमसे कहा था मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, ये क्या किया? वो अपने कमर से नीचे आते बालों, जो कि अब कमर से आधे लेयर कट हो चुके थे, एक रोती हुई सूरत बनाए देख रही थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं कसम से, मरवा ने उसके गाल पर चुटकी काटते हुए प्यार से कहा। आइंदा मैं कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी और पार्लर तो कभी नहीं आऊँगी। वह मासूम से गुस्से में मुंह बनाती मरवा को तीखी नज़रों से देख रही थी, जिसे देखते मरवा ने एक भरपूर कहकहा लगाया। अच्छा मेरी जान, आज के बाद तुम बाल नहीं कटवाओगी,
मगर यार कसम से बहुत प्यारी लग रही हो। वो खूबसूरत तो पहले भी बहुत थी, मगर पार्लर की महारत ने उसे मज़ीद निखार दिया था। वो तकरीबन 4 घंटे वहाँ मुसलसल बैठ कर बहुत थक गई थी। आईने के सामने खड़े वो गौर-गौर से चेहरा घुमाए खुद को देख रही थी। वो वाक़ई कुछ अलग लग रही थी, मगर अपने बालों पर नज़र पड़ते उसकी खुशी एकदम गायब हुई। उसे अपने बाल बहुत पसंद थे, वो इन्हें कटवाना नहीं चाहती थी। एक भरपूर नज़र खुद पर डालते वो अपनी मखसूस यूनिफ़ॉर्म में जाने के लिए तैयार थी। वो सड़क पर बेध्यानी से चल रही थी। ट्राम में बैठी उसने ट्राम ड्राइवर को एक तीखी नज़र से घूरा। उसे उस दिन वाली उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा था। ट्राम ड्राइवर अपनी हंसी को दबाता शरीर से मुस्कुरा दिया। वो तो बस अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, और अगर सुल्तान के खिलाफ जाकर उस दिन उसे ट्राम में बैठने देता तो शायद आज दफनाने के लिए उसकी लाश भी नहीं मिलती। अपने बालों की हमेशा की तरह उसने पोनी टेल में कैद किया था, मगर इनकी लंबाई अब कम हो चुकी थी, जो बार बार फिसल कर चेहरे पर आ जाते और वो बार बार इन्हें बेसाल होती पीछे करती। वह झुककर अपना टैब हाथ में थाम रही थी कि 1 मिनट पहले की पीछे की गई ब्राउन बालों के शरीर से लट फिसल कर उसके चेहरे पर आई। ईशा ने अपने हाथ में पकड़ के एक तीखी निगाह घुमाई। क्या मुसीबत है तुम्हें? 2 मिनट स्कूल से पीछे नहीं बैठ सकती? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ, बड़बड़ाते उसने ज़रूरत से बालों की लट को ज़ोर से पीछे फेंका, और दूर खड़े मिस्टर वहीद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। वो आज और अभी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और मिस्टर वहीद उसे खुद देखते खुद पर एक अलग सा एहसास महसूस कर रहे थे। वो अपने दिमाग में प्लान सेट करता मुस्कुरा दिया। ईशा ईशा, ये छोड़ो, मेरे साथ चलो। मरवा इसके हाथ में पकड़ा टैब उससे लेकर नीचे रख दी, इसका बाजू थामे मिस्टर वहीद के ऑफिस की तरफ चल दी। कहाँ लेकर जा रही हूँ बताओ तो सही। पता नहीं, पर मिस्टर वहीद ने सब वर्कर्स को अपने ऑफिस में बुलाया। उफ, ये आदमी भी ना। ईशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कुछ ही देर में वहाँ पर मौजूद सभी वर्कर्स लाइन में हाथ बांधे खड़े थे। मिस्टर वहीद कुछ ही फासले पर कुर्सी पर विराजमान कनखियों से ईशा की तरफ देखता मुस्कुरा रहा था, और वो इसकी मुस्कुराहट देखकर पजल होती मरवा के पीछे छुप रही थी। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद है कि सबको होने वाली अनाउंसमेंट से एक साथ ही आगाह कर दिया जाए। हमने सिसली में हमारे मार की एक न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस की है, जो कि पास हो चुकी है। इसी खुशी में मैंने कल पार्टी रखी है। मेरे बहुत से खास दोस्त इस पार्टी में शामिल होंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे वर्कर्स भी शामिल हों। बेशक उसने सिर्फ ईशा के लिए बाकी सब वर्कर्स को शामिल होने की दावत दी थी। कोई भी वर्कर गैर हाजिर ना हो। जी सर, सब ने बैक वक्त कहा। आप सब जा सकते हैं। मिस्टर की वहीद के कहते सबसे पहले ईशा 120 की स्पीड से ऑफिस से बाहर निकली। मिस्टर वहीद उसे जाते देखकर तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए। कब तक बचोगी मुझसे? वो दिल ही दिल में कहता मुस्कुरा दिया। वाह भी वाह, शुक्र है ये खड़ूस मिस्टर वहीद ने भी कोई एक अदद अच्छा काम किया। मैं तो बहुत बोर हो रही थी, कोई इंजॉयमेंट ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। शुक्र है कोई एक पार्टी तो आई। मरवा चहकते हुए दोनों हाथ हवा में उठाए खुशी से बोल रही थी। ईशा मरवा की खुशी देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि थोड़ी सी इंजॉयमेंट की कीमत उसे अदा करनी पड़ेगी। डिनर करते मरवा उसे कल के बारे में डिस्कस कर रही थी। कल क्या पहनूंगी? कुछ भी पहन लूंगी। ईशा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास एक साइड पर रखते हुए बोली। कुछ भी मतलब? तुम्हें पता है कल बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। तो मतलब कुछ बहुत अच्छा सा पहनना पड़ेगा ना। मरवा तुम ऐसे कह रही जैसे वो लोग बस हमें देखने आ रहे हैं। ईशा ने हंसते हुए कहा, अरे क्या पता किसी अमीर से हैंडसम बंदे को मैं पहली नज़र में ही पसंद आ जाऊँ और वो मुझे कहे, विल यू मैरी मी? मरवा थोड़ी के नीचे हाथ रखे पुरसोच अंदाज में कह रही थी, जिसे सुनते ही ईशा की हंसी छूट गई। वो एक हाथ मुंह पर रखे और दूसरा हाथ टेबल पर मारते ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तुम भी ना मरवा, कुछ भी। अरे आई एम सीरियस। इसलिए मैं कल कुछ अलग और कुछ अच्छा सा पहन कर आऊँगी कि सबकी नज़र मुझ पर होगी। ये कहते ही ईशा के मुकाबिल ज़ोर से हंस दी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि कोई हैंडसम सा बंदा तुम्हें देखकर सीधा शादी के लिए प्रपोज करे। ईशा शरीफ सा मुंह बनाते हुए बोल रही थी। जियो साईं जियो। मरवा ने दोनों हाथ ईशा की तरफ करते खुशदिली से कहा, जिस पर वो दोनों मुस्कुरा दी। कोई एक दुआ मेरे लिए भी कर दीजिएगा मिस ईशा। छोटी मोटी सी। करीब बैठे सारफ ने मासूम सी शक्ल बनाते ईशा से फरियाद किया। अरे रहने दो भाई, इसकी एक दुआ के बदले कोई मासूम सी बेचारी लड़की वहीं फंस जाएगी। पहले अपना पेट कम करो, फिर करवाते रहना दुआएं। मरवा हमेशा की तरह सारफ को चिढ़ाने में लगी थी। एक तो मिस मरवा, आपसे मुझ बेचारे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आपने ही नज़र लगाई है, अब मैं पहले से कम ही खाता हूँ। अच्छा, पर तुम्हारा पेट देखकर तो नहीं लग रहा। मरवा ने उससे शर्ट के बटनों से बाहर आते पेट की तरफ देखते कहा। आप दुआ ही ना करें तो अच्छा है। ये ना हो कि जो रहा सहा मेरा पेट है बेचारा,
वो भी किसी दिन मेरा साथ छोड़ता है। सारफ ने अपने पेट पर हाथ मारते मासूमियत से कहा, अरे हमारे मासूम भाई, जिस दिन आपका ये पेट आपका साथ छोड़ जाएगा ना, उस दिन एक प्यारी सी लड़की आपका साथ देने ज़रूर आएगी। मरवा गाल पर हाथ रखे बड़े आराम से सारफ को इसके पेट के खिलाफ करने में लगी थी। अल्लाह पूछे आपसे, मेरी भी दुआ है जब तक मैं कंवारा हूँ तब तक आपको भी कोई ना मिले। सारफ ने दोनों हाथों को दुआ की सूरत उठाते चेहरे पर फेर कर आमीन कहा। दफा दूर, तुम्हारे मुंह में खाक। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाते सारफ को डपटा, जबकि इन दोनों की नोकझोंक सुनकर बाकी वर्कर्स समेत ईशा का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। बस कर दो तुम दोनों। ईशा ने हंसते हुए मरवा को एक चपत रसीद की। अरे मैं क्यों रहूं कवारी, तुम रहो, तुम्हारा खानदान रहे कवारा, मोटा कहीं का। मरवा चिढ़ते हुए सारफ को डपट रही थी, जबकि ईशा उठकर इसका बाजू खींचते उसे अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। चलो मासी अफलातून, छोड़ दो बेचारे की। वो हंसती हुई मरवा का बाजू पकड़े अपने साथ लेकर जा रही थी, जबकि मरवा हाथ उठा कर सारफ को बददुआएं देती मुंह बनाती चल रही थी। सब वर्कर्स का हंस हंस कर बुरा हाल था। इनकी इसी नोक-झोंक को सब बहुत मज़े से एंजॉय करते थे। ऑफ होते टाइम वो बहुत खुश थी। मामूल के मुताबिक वो मुस्कुरा रही थी। ईशा, तुमसे एक बात पूछूं? मरवा ने मुस्कुराते हुए देखकर कहा। पूछो। मैं रोज़ नोट करती हूँ, जब भी ऑफ का वक्त होता है तुम बहुत खुश हो जाती हो। कोई ख़ास वजह है क्या? मरवा ने उसे कंधा मारते शरारत से कहा। हाँ ना, सारे दिन की मेहनत के बाद छुट्टी मिलती है तो बंदा खुश भी ना हो, ईशा ने बात बनाते हुए कहा। तुम घर कैसे जाते हो? मतलब टैक्सी से? नहीं, वो तो मैं इसके। ईशा जल्दी जल्दी बोलते रुकी। वो अब्दुल का जिक्र किसी के साथ नहीं करती थी, मरवा के साथ भी नहीं। किसके साथ? मरवा ने वापस सवाल किया। वो मेरा एक दोस्त है, वो वापसी पर घर ड्रॉप कर देता है। कौन दोस्त? तुमने कभी जिक्र नहीं किया। मरवा अब तफसील से पूछ रही थी। एक दोस्त है। कौन है भाई, मुझे भी तो बताओ। मरवा ने उसके कंधे पर बाजू रखते पूछा। अब ईशा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बताए। वो कौन है? वो तो खुद भी नहीं जानती थी। मेरा दोस्त है और वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, उसके साथ सेफ होती हूँ, इसलिए वापसी पर वो घर ड्रॉप कर देता है। ईशा ने बात को गुडमुड करते कहा। अच्छा, तो मुझे भी मिलवाओ ना, मैं भी तो देखूँ कौन है जिस पर हमारी डरपोक सी लड़की इतना भरोसा करती है। अच्छा, भी मिलवा दूँगी, अब चलो, वो इंतज़ार कर रहा होगा। अच्छा, तो पहले ही तुम्हारा इंतज़ार करता है क्या? मरवा ने शरारत से कंधा मारते हुए कहा। मरवा, दोनों हंसती एक दूसरे के हमरा माल से बाहर निकली। ईशा अपना कोट पहनते मरवा के हमरा सड़क पर खड़ी थी। मरवा बेइज्जत थी कि वो अब्दुल को देखना चाहती और ईशा इसके साथ सड़क पर खड़ी उसे समझाने में लगी थी कि वो आम लोगों जैसा नहीं है, वो कम कम ही किसी से मिलता है, वो ऐसे नहीं मानेगा तो कैसे आएगा? मरवा बेजिद होकर पूछ रही थी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आएगा। तो चलो फिर। मरवा ईशा का बाजू थामे दोबारा से माल के अंदर चली गई। क्या कर रही हो? तुम्हारे इस खड़ोस से दोस्त को बुलाने की छोटी सी तरकीब। अब तुम बाहर नहीं जाओगी तो वो अंदर आएगा। मरवा ने उसे अपना प्लान बताया। तुम भी ना एक नंबर की वो हो, ईशा ने उसे मुक्का रसीद करते कहा। और अगर वो ना आया तो? अगर वो तुम्हारा ख्याल रखता हुआ तो ज़रूर आएगा। चुप करके बैठो और ये पिक्स देखो। मरवा ईशा को अपने फ़ोन में कुछ पिक्स दिखाने लगी, जबकि ईशा बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। सुल्तान गाड़ी की पुर्श से कमर टकाए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था, जो रात के 10:45 बता रही थी। वो इतनी देर तो नहीं लगाती। सुल्तान के माथे पर शिकने नमूदार हुई और एक गहरी सांस भरता मरवा के एन मुताबिक माल की तरफ अपने मजबूत कदम उठाता चल दिया। सीढ़ियाँ उतरते ही वो दोनों हाथ आपस में बांधे मरवा के साथ बैठे इसके मोबाइल में देखती नजर आई। एक बार सुल्तान वहाँ रुके बगैर उसे बगौर देखे गया, मगर वो इसकी तरफ देखे बिना ही मोबाइल की तरफ मुतवज्जो थी। सुल्तान को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। वह लंबे लंबे डग भरता इससे कुछ फासले पर खड़ा था। अगर आप फ्री हो गई हों तो चलें। हमेशा की तरह ब्लैक कलर की ड्रेस में मलबूस, आंखों पे गॉगल्स लगाए वो अपने खूबसूरत शेव खुशबू के साथ पूरी शान से खड़ा था। ईशा ने एक नज़र इसकी भरपूर पर्सनैलिटी की तरफ दौड़ाई और एक झटके से उठ खड़ी हुई। मरवा अपने सामने 6 फुट 4 इंच के भरपूर मर्दाना वजाहत के शाहकार शहजादे को देख रही थी, जो कि उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए बस ईशा की तरफ बगौर देख रहा था। मरहबा। मरवा ने एक गड़बड़ाती आवाज़ में सलाम किया। मरहबा, सुल्तान ने बगैर देखे भारी आवाज़ में जवाब दिया। चलें। सुल्तान ने मरवा की तरफ देखे बगैर ईशा को आईब्रो उठाकर इशारा करते बाहर की तरफ चल दिया और वह मरवा को अलविदा कहती तेज़ कदम उठाती उसके पीछे चल दी। मरवा वहाँ खड़ी इस खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले बंदे को देखती ही रह गई। सो हैंडसम बॉस, दिल ही दिल में वो कहती मुस्कुरा दी। कैसे हो?
तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सुल्तान ने गाड़ी स्टार्ट करते सवाल किया। वो मेरी दोस्त वो कुछ दिखा रही थी मुझे। थोड़ा तो ख्याल किया करो लड़की, वक्त देखा है तुमने? इतनी लापरवाही तो मत किया करो। सुल्तान उसे थोड़ा सा डांट रहा था, जिस पर वो मासूम सा चेहरा बनाए होठों को दांतों तले दबाई बैठी थी। इसमें इस बेचारी का तो कसूर नहीं था। सॉरी, आइंदा देर नहीं करूँगी। वो सुल्तान की तरफ देखते मासूमियत से बोली। वो जो सामने देख कर ड्राइव कर रहा था गर्दन घुमाकर उसे देखा। ये तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? वो जो बात काफ़ी देर से पूछना चाह रहा था, आखिर पूछ ही गया। सुल्तान की पहली नज़र इसके बालों पर गई थी। ईशा ने एक पल को तो बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करता था, ना ही कोई ऐसी बात पूछता था, मगर वो तो जैसे भरी हुई थी किसी से अपने बालों का दुख शेयर करने के लिए। ये सब मरवा के काम है। मैंने इसे कहा भी था कि मुझे बाल नहीं कटवाने, मगर इसने ज़बरदस्ती कटवा दिए। अच्छे नहीं लग रहे ना? वो अपने बालों को हाथ में पकड़े मासूम सी शक्ल बनाए पूछ रही थी। अच्छे हैं, बहुत। सुल्तान ने इसके बालों की तरफ बगौर देखते धीरे से कहा। ईशा ने कन अखियों से उसकी जानिब देखा, मगर लंबे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कहते ही सुल्तान ने अपना रुख फिर से सामने की तरफ कर लिया। इसकी बात सुनकर ईशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ी। मतलब इसे लंबे बाल पसंद है। वो दिन ही दिल में मुस्कुरा रही थी। फिर वो दिन भर की बातों से इसके कान खाने में मसरूफ़ हो गई। अब्दुर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुन रहा हूँ। दरअसल वो हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। सुल्तान ने एक नज़र उसके हाथों की तरफ देखा। वह ऐसा तब करती थी जब कुछ परेशान हो या फिर कोई मसला हो। खुलकर कहो, क्या बात है? वो वहाँ एक मसला है। क्या? तुम्हें पता है, यहाँ इलीगल तरीके से ड्रग्स की एक्सपोर्ट होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ का ओनर और मैनेजर के साथ साथ यहाँ के कुछ वर्कर्स भी इस काम में मुलविस है। ईशा की बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। इसकी इस बात ने तो सुल्तान का काम और आसान कर दिया था। जिस पॉइंट को वो काफ़ी दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी आसानी से उसे मिल जाएगा, सुल्तान ने ये नहीं सोचा था। गुड गर्ल, वो धीरे धीरे में कहता मुस्कुराया। ये तो एक पुलिस केस है। तुम फिक्र मत करो, इसका हल भी मैं जल्द कर लूँगा। क्या वाकई तुम इस बात के खिलाफ स्टैंड लोगे? स्टैंड क्या लो, मैं तो इस बात को निस्तो नाबूद कर दूंगा मासूम लड़की। वो दिल ही दिल में कहता शरीर सा मुस्कुराया। क्यों नहीं? जो काम गलत है इस पर स्टैंड लेना हर किसी का फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पता है, मैं कल भी यही कहना चाह रही थी। पहले मैंने सोचा पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। तुम्हें डर नहीं लगता? सुल्तान ने उसकी तरफ देखते पूछा। डर किस बात का? तुम्हारी जैसी कोई भी लड़की इतना बड़ा केस अपने सर लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगी। तुमने नहीं सोचा क्या? मेरे जैसी लड़की मतलब? ईशा ने दोनों बाजू वापस बांधते चेहरा मोड़कर सवाल किया। मतलब कोई भी लड़की इतनी बहादुर नहीं होती जितना तुम बनने का सोच रही हो, पागल लड़की। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। वो इसकी तरफ झोड़ा झुकते हुए कह रही थी। अच्छी बात है। वह शरीर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरी जानब मोड़ गया। हाँ, बस एक बात है। और वो क्या? क्या कुछ दिन तुम इंतज़ार कर सकते हो? इंतज़ार किस बात का? मेरे पास फ़िलहाल इस जॉब के अलावा कोई दूसरी जॉब नहीं है, और अगर ये माल सील हो गया तो जॉब भी चली जाएगी। मैं कुछ दिनों तक कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी। बस तब तक इंतज़ार कर सकते हो क्या? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना। सुल्तान ने अपनी तबीयत के बरक्स इंतहाई नरमी से कहा, तो ईशा कुछ पल बेयकीनी से उसे देखती रही। कल एक पार्टी है। पार्टी किस बात की? फिर ईशा ने मिस्टर वहीद की कही सारी बात सुल्तान के गोश गुजार दी, जिसे सुनने के बाद सुल्तान को थोड़ा अजीब लगा। उसे उस शख्स के इरादे ठीक नहीं लगे थे। सायरा, वो जिस दुनिया में रहता था ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ता रहता था, तो उसे पहचानने में देर नहीं लगी। अगर इस शख्स की नीयत में खोट हुई तो मेरे गज़ब से नहीं बच सकेगा। सुल्तान ने गहरी सांस खारिज करते इस बात में सर हिलाया। उसे घर ड्रॉप करने के बाद वो अपनी मखसूस रफ्तार में रश ड्राइविंग कर रहा था। एक हाथ से स्टीयरिंग थामे दूसरे हाथ से मोबाइल पर कॉल मिलाने लगा। दूसरी ही बेल पर कॉल रिसीव हो गई। मरहबा सुल्तान भाई, आज कैसे ख्याल आ गया मुझ गरीब का? फ़ोन उठाते ही हाथी अपने स्टाइल में शुरू हो चुका था। ख्याल तो आना ही था। तुम्हारे लिए एक एन्जॉयमेंट लाया हूँ। कैसी एन्जॉयमेंट? तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ की हर एक डिटेल मुझे भेजो। और हाँ, थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं। वो मेरा शिकार है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सुल्तान ने हादी को तंबीह करते कहा। ओके बॉस, जो आपका हुक्म, और बहुत बहुत शुक्रिया। यार मैं तो बोर हो गया था, अब थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिली है। हादी ने चहकते हुए कहा। लेट्स एंजॉय। ये कहते ही सुल्तान फ़ोन बंद करते एक साइड पर फेंक चुका था, और हादी सुल्तान की बात पर लब्बैक कहता अपने नए मिशन पर निकल चुका था।
ईशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या पहनूं? यार, एक तो ये बड़े लोगों की पार्टीज का यही मसला होता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग बस ड्रेस ही डिसाइड करते रह जाते हैं। मरवा मामूल के मुताबिक फ़ोन पर ईशा का सर खाने में मसरूफ़ थी और वो फ़ोन को सामने रखे बेड पर आलती पालती मारे चेहरे को हाथों के प्याले में भरे बेजारी से फ़ोन को देख रही थी, जिसमें से मुसलसल मरवा की आवाज़ आ रही थी। एक तो ये लड़की हर वक्त ड्रामे करती है। अरे यार, कुछ भी पहन लो ना। हाँ हाँ, तुम तो कुछ भी पहन लोगी, तुम्हारा इतना हैंडसम बंदा जो है। मसला तो मेरा ही है ना, मैं चाहती हूँ मुझ बेचारे पे कोई हैंडसम बंदा रहम खा ले। मरवा की बात सुनकर ईशा ने एक भरपूर कहका लगाया। कुछ भी बोलती हो मरवा की बच्ची। अच्छा, मुझे ड्रेस की पिक भेजो, मैं बताती हूँ तुम कौन सा पहनो। वह मरवा की भेजी गई पिक्स को देखकर ये डिसाइड कर रही थी कि वो क्या पहने, जबकि अब तक वो अपना ड्रेस भी डिसाइड नहीं कर पाई थी। आईने के सामने खड़ी आज वो थोड़ा सा तैयार हो रही थी। मामूल के बरक्स आज उसने लाइट पिंक कलर की लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर सफ़ेद रंग की शर्ट पर छोटी सी लाइट पिंक कलर की ही जैकेट पहनी हुई थी। हल्का सा लिप ग्लॉस लगाए वो ये सोच रही थी कि बालों की पोनी करी या खुला छोड़े। कुछ सोचते उसने अपने लेयर कट बालों को कमर पर फैला लिया, आगे की तरफ से दो लटों को पकड़ के एक छोटे से क्लिप में कैद कर दिया। आज पहली बार वो खुले बालों के साथ कहीं जा रही थी। मामूल के बरक्स आज वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए खुश होती आईने में देख रही थी, और ये खुशी उसे अपने खूबसूरत लगने की नहीं, बल्कि ये इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उसे आज पिक एंड ड्रॉप वो मगरूर सा शहज़ादा करने वाला था। फंक्शन का वक्त शाम 9 बजे से रात देर तक था, तो वो 9 बजे तैयार होकर अब इसका इंतज़ार कर रही थी। वो सोफे पर बैठे मोबाइल हाथ में थामे स्क्रॉलिंग करती बालों को उंगली पर लपेटे गोल गोल मरोड़ रही थी। बहुत सादा और नामालूम सा मेकअप करी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें काजल से लथपथ आज इस खड़ूस शख्स को खुद में कैद करने वाली थी। उसे अब्दर से मिले तकरीबन 7 माह हो चुके थे, मगर अभी तक इसके पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर और ना ही इसका एड्रेस था, और वो कभी ये दोनों चीज़ें लेने की कोशिश भी नहीं करती थी। वक्त पर नज़र दौड़ाते ही अपना मोबाइल बैग में डाले बाहर की तरफ चल दी। फ्लैट के चाल से निकलते ही इस मोड़ पर उसे उसकी ब्लैक गाड़ी खड़ी नज़र आ गई। वो मुस्कुराती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। वो जो कुर्सी की पुर्ज से टेक लगाए मोबाइल कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ़ था, एक नज़र अपने साथ बैठी उस हुस्न की परी को देखकर कुछ पल नज़रें हटाना भूल गया। खूबसूरत वो बहुत थी, मगर आज वो उसे खुले बालों और हल्के से मेकअप में पहली दफ़ा देख रहा था। कुछ पल यूं ही रुक टुक देखने के बाद वो पलकें झपकाता सीधा हुआ। मोबाइल से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। आई विल कॉल यू लेटर, ये कहता वो फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर रख चुका था। मरहबा मिस्टर अब्दुल। मरहबा, कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। गुड, ये कहता वो भरपूर नज़र इस पर दौड़ाता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ईशा की साइड विंडो खुली थी, जिससे अंदरूनी हवा उसे उसके खुले बालों उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर रक्स कर रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने नाजुक हाथों से पीछे करती बाहर देखने में मसरूफ़ थी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खुली ज़ुल्फ़ें किसी का ध्यान बुरी तरह से अपनी तरफ खींच रही हैं। वो ना चाहते हुए बार बार आंखें घुमाता उसे देख रहा था, और बार बार इसका ध्यान ड्राइविंग से हटकर इसके बालों पर जा पड़ता। तुम फ्री कब होगी? आखिर इस भटकम भटकी को नज़रअंदाज करता वो सवाल करने लगा। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मतलब कोई मखसूस टाइम तो नहीं है? तो फिर ठीक है, 11 बजे बाहर आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। 11 मतलब पूरे 11? सुल्तान ने आईब्रो उठाते हुए कहा, और वो मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दी। सुल्तान ने गाड़ी की स्पीड तो स्लो वही रखी थी, मगर तेज़ हवा की वजह से उसकी जुल्फ़ें हवा में लहरा रही थी। सुल्तान ने अपने स्टीयरिंग के करीब लगे बटन को दबाया तो वो विंडो आहिस्ता से बंद हो गई और उसके पागलों की तरह लहराती लटों को करार आया। लोकेशन पर पहुंचते सुल्तान ने आहिस्ता से गाड़ी रोकी। रुकते ही आयशा ने एक नज़र सुल्तान की तरफ देखा। शुक्रिया कहते हुए मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतरने लगी। सुनो। ईशा ने एक पाँव गाड़ी से बाहर और दूसरा अंदर रख के मुड़कर उसकी तरफ देखा। अपने बाल बांध लो। सुल्तान ने उसके बालों की तरफ बगौर देखते कहा। क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे क्या? वो वापस अंदर बैठी बालों को एक साइड पर आगे करती मासूमियत से पूछ रही थी। सुल्तान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देखा। बंधे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये कहता हुआ रुख दूसरी जानिब कर गया, जबकि ये तो सरासर झूठ था। इसके खुले बालों को देखकर सुल्तान को एक अलग ही एहसास हो रहा था, और वो इस एहसास के हाथों मजबूर नहीं होना चाहता था। सो इस दुश्मनी जान से अपने कातिल जुल्फों को बांध लेने की दरख्वास्त कर रहा था। ठीक है, ये कहते हुए अपने बैग से रबड़ बैंड निकाल कर बालों को पोनीटेल में कैद कर दिया। अब ठीक है? वो मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतर गई। 11 बजे, हाँ समझ गई। वो फिर उसे याद करवाता। बाजू को विंडो में रखे हाथ को थोड़ी के नीचे रखे बगौर उसे हाल की तरफ जाता हुआ देख रहा था। कहाँ थी तो तुम इतनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इसे देखते ही सामने से आई मरवा हमेशा की तरह बोलना शुरू हो चुकी थी।
आई तुम कितनी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह, मरवा ने ईशा के दोनों हाथ थामते हुए प्यार से कहा, जो कि खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी में वो तीखे नक्श वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। पक्का इस दफ़ा कोई ना कोई तुम पर फ्लैट ज़रूर हो जाएगा, ईशा ने हंसते हुए कहा, जिस पर मरवा ने एक उदास से बाल झटके। अल्लाह तुम्हारी दुआ ज़रूर पूरी करे। आमीन। ये कहती हुई दोनों मुस्कुराती हाल के अंदरूनी जानिब चली गई। हाल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, मगर वहाँ की रंग बिरंगी लाइटें ईशा को बहुत अजीब लग रही थी। पता है मिस्टर वहीद 2 दफ़ा तुम्हारा पूछ चुके हैं, मरवा ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा। क्यों? वो मेरा क्यों पूछ रहे थे? पता नहीं, पर वो 2 दफ़ा आए मेरे पास और तुम्हारा पूछा। पता नहीं, एक इस आदमी की तो मुझे समझ नहीं आती, पीछे ही पड़ गया है। ईशा ने बेजारी से जवाब दिया। ईशा, सच पूछो तो मुझे पहले ही दिन से इस आदमी की नीयत पर शक था, और अजीब तरह तुम्हें दिखता है और बड़ा दोस्ताना बनता है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, ईशा ने चिढ़ते हुए कहा। अरे यार, इतनी प्यारी लग रही है और बालों को फिर से बांधा हुआ है, खोलो इन्हें। ये कहते ही मरवा ने इसकी पोनी की तरफ हाथ बढ़ाया तो ईशा ने जल्दी से अपने सर को कुछ फासले पर किया। नहीं यार, बाल नहीं खोलूंगी। पर क्यों? क्या फ़ायदा इतने प्यारे हेयर कट का जब तुमने बालों को पोनी में ही कैद करना था? यार, बंदे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तुम भी ना। मरवा ने नाम में गर्दन हिलाते इस जिद्दी सी प्यारी दोस्त को देखा, जो इस बात से मनवाने में ज़्यादा देर नहीं लगवाती थी। मरहबा गर्ल्स। वो दोनों चेयर्स पर बैठी एक दूसरे से गप्पों में मशगूल थी, जब पास आते मिस्टर वहीद ने भरपूर आवाज़ में सलाम किया। मरहबा सर। ये कहती दोनों उठ खड़ी हुई। मिस्टर वहीद ने ईशा की तरफ ऊपर से नीचे तक एक भरपूर निगाह दौड़ाई, जिससे पजल होती वो इधर उधर देखने लगी। अब आई हो तो मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो आओ, तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलवाना चाहता हूँ। मिस्टर वहीद की इस बेतुकी सी ऑफर पर ईशा समेत मरवा ने आंखें फैलाकर वहीद की जानिब देखा, जो कि हुक्म सादर करके 2 कदम चल भी पड़ा था। ईशा मरवा की कलाई थामे अपने साथ खींचती वहीद के पीछे चल दी। अरे, मुझे क्यों लेकर जा रही हो? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। अब चुपचाप चलो, मुझे इस आदमी के साथ अकेला मत छोड़ो यार, प्लीज़। वो मरवा का बाजू घसीटते साथ लेकर जा रही थी। मिस्टर वहीद खुशदिली से उसे और मरवा को मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जिस पर वो दोनों मसनूई सी मुस्कुराहटियाँ इस बात में सर हिलाती जा रही थी। काफ़ी देर बाद मेहमानों से जान छुड़ाने और मिस्टर वहीद को मसरूफ़ करके वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ चुकी थी। बैठते ही इन मुरवा ने एक ज़ोरदार मुक्का ईशा की कमर पर जड़ दिया। जालिम लड़की, कितनी ज़ोर से हाथ चलते हैं तुम्हारे। वो अपनी कमर को सहलाती कनखियों से मरवा की जानिब देख रही थी। यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? क्या? तुम्हारा वो दोस्त, हाय वो कितना हैंडसम है यार। मरवा टेबल पर कोहनी रखे हाथ को ठोड़ी के नीचे रखे पुरसोच अंदाज में बोल रही थी। हाँ, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत हैंडसम है। ईशा ने थोड़ा इतराते हुए कहा। झूठी, तुमने कहा था वो दोस्त है तुम्हारा, मगर इसे देखकर तो नहीं लग रहा था। क्या मतलब देखकर नहीं लग रहा था? क्या वाकई वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ ना, वो बस मेरा दोस्त है। या फिर मेरी इससे सेटिंग करवा देना, मरवा ने चहकते हुए कहा। ईशा ने नीम आंखें खोले बगौर मरवा की तरफ देखा। क्यों? इतने सारे लड़कों में तुम्हें बेचारा मेरा दोस्त ही मिला। क्या गलती है इस बेचारी की जो तुम जैसे अफलातून को इसके गले में डाल दूं? ईशा ने शरीर से अंदाज में कहा। बड़ी कोई वो हो तुम, मरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। पर यार, वो है बहुत हैंडसम, तुमने देखा नहीं था क्या इसके डोले शोले? मरवा की बात सुनते ईशा ने जोरदार कहका लगाया। हाँ ना, हर लड़की का क्रश है तुम्हारा दोस्त। अच्छा, तुम्हें इतना पसंद है तो ट्राई कर लो फिर। वैसे एक बात बता दूँ, वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खड़ूस है। कोई नहीं यार, इतना हैंडसम बंदा खड़ूस ही अच्छा लगता है। ये कहते दोनों एक साथ मुस्कुरा ली। मरवा, एक बात बताओ। हाँ बताओ, तुम्हें ना एक लड़का बहुत घूर घूर कर देख रहा है। कहाँ है? किधर है? बताओ। ईशा की बात सुनते ही मरवा इधर उधर देखने लगी। उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, खुद ही देख लो। मरवा ने अपने अकब में खड़ी नज़र दौड़ाई और ग्रीन शर्ट वाले लड़के को देखते इंतहाई बुरा सा मुंह बनाते हुए ईशा की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा, जो कि पहले ही अपनी हंसी दबाए हुए थे, खुलकर हंस दी। मरवा से कुछ फासले पर ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने भारी भरकम सारफ खड़ा मरवा को बगौर देख रहा था। एक यही मिला था तुम्हें? देखो ज़रा, कितनी गौर से देख रहा है। ईशा ने थोड़ी के नीचे हाथ रखे शरारत से कहा। बस करो, देखना बंद करो, मोटे कहीं के। अब नज़र लगाने का इरादा है क्या? मरवा ने मुड़कर अपनी तरफ देखते सारफ को एक तीखी आवाज़ में कहा, जो चलता हुआ सीधा ही यहीं आ रहा था। मिस मरवा, लगता है आज ब्यूटी पार्लर वालों का सारा मेकअप आपने ही लगा लिया, इसलिए मैं देख रहा था। यहाँ पर एक अदर चुड़ैल भी बैठी है। कसम से चुड़ैल लग रही हो। हाँ तो चुड़ैल लगूँ या जिन, तुम्हें इससे क्या? तुम ये अपना पेट संभालो, मोटे कहीं के। मरवा ने हमेशा की तरह सारफ के पेट पर हमला करते बात की सी। तुम्हारी ही नज़र लगती है मेरे पेट को, चुड़ैल कहीं की।
ज़रा मुझे भी बता दो कौन सी क्रीम लगाती हो। क्यों, तुम्हें क्यों बताऊँ? मुझे गरीब का भला हो जाएगा। कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं देती यार। चलो थोड़ा सा रंग ही गोरा हो जाए। रंग गोरा करने के बजाय अपनी डाइट पर ध्यान दोगे तो लड़कियां भाव नहीं फ़ोन नंबर देंगी। इतने बड़े सांड हो, ज़रा कम खाया करो। कोई शौक से मरने क्यों आएगी तुम्हारे पास? सारा बुरा सा मुंह बनाता बोला। मरवा को कोसता उल्टे कदम चल दिया, जबकि पास बैठी ईशा का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। यार तुम क्या हर वक्त इसकी क्लास लेती हो? वो हंसते हुए अपनी आंखों से पानी साफ करती मरवा को एक मुक्का रसीद करते बोल रही थी। हाँ तो वो कम थोड़ी है, और वैसे भी किसी का हिसाब नहीं रखती। जानती हूँ मिसेस अफलातून। सब छोड़ो यार, मुझे भूख लगी है। ईशा ने अपने पेट पर हाथ फेरते मरवा की जानिब देखा। कुकिंग चोर, मैं जानती थी तुम कुछ खाकर नहीं आओगी, इसलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त कर दिया था हमारे खाने का। मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती ना। मरवा उसके लिए डाइनिंग पोर्शन की तरफ आई तो उन्होंने खाने से भरपूर इंसाफ किया। मिस्टर वहीद की नज़रें हर वक्त ईशा का ताक़ुब कर रही थी। वह एक बार भी इससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अपने सामने बैठी इस मासूम सी परी को वो हर हाल में हासिल करना चाहता था, पर यह मरवा हर वक्त उसके साथ रहती है, इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये सोचते ही मिस्टर वहीद ने वहाँ के वेटर को तंबीह की। वो सरस बात में हिलाता दूर टेबल पर बैठी लड़कियों की तरफ बढ़ा। मरहबा, आप दोनों में से मिस्टर मरहबा कौन है? मैं हूँ, खैरियत? जी आप मेरे साथ आए। मिस्टर वहीद ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, इन्हें चेकआउट करना है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहते ही मरवा उस लड़के के हमरा चल दी। जल्दी आना, ओके? वो टेबल पर अकेली बैठी इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। एक नज़र घड़ी पर डालते उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कहा था 11 बजे, और 11 बजने में बस 5 मिनट ही रह गए थे।